नमस्कार। कोरोना संक्रमण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में आज से वीकेंड लॉकडाउन तो लागू है, लेकिन आज महाराष्ट्र में लॉकडाउन को लगाने पर मुद्दे पर शाम को सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में दिखे। उन्होंने कहा है कि बिगड़ते हालात के चलते ये जो पूरा लॉकडाउन लगना चाहिए, लेकिन वहीं बीजेपी ने कहा है कि वे लॉकडाउन के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसके लिए इससे पहले पूरा प्लान तैयार किया जाना चाहिए। आने वाले दिनों में आरोग्य सेवाओं पे बड़ा दबाव बन रहा है। वेंटिलेटर की कमी हो सकती है, ऑक्सीजन बेड की कमी हो सकती है और पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई जा सकती है। इसके लिए कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, जिसको लेके मुख्यमंत्री महोदय ने सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई। जो भी आज परिस्थिति कोविड की है पूरे राज्य में, उससे सभी दलों को अवगत कराने का काम किया। कल लगभग जो हमारा टास्क फोर्स है कोविड को लेके, उसको चर्चा करके सरकार कोई निर्णय लेगी। और इस सर्वदलीय बैठक पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता पूर्वा चिटनिस। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज सर्वपक्षीय बैठक ली थी, जहां पे हमें ये पता चला है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो है वो पूरे लॉकडाउन के लिए फेवर में है। उनका कहना है कि अगर ये कोरोना वायरस की चेन को ब्रेक करना है तो पूरा लॉकडाउन लगाना अनिवार्य है और लॉकडाउन उनके हिसाब से 8 दिनों के लिए तो लगाना अनिवार्य है। लेकिन जो बाकी के जो पक्ष है उन्होंने भी अपनी बात रखी है, जैसे कि एनसीपी और कांग्रेस जो अलायंस पार्टनर्स है महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट में, उन्होंने कहा है कि इस पे जो भी अगर निर्णय लेना है तो हम सरकार मुख्यमंत्री के साथ है और मुख्यमंत्री जो भी निर्णय लेंगे हम उनके साथ है। लेकिन जो विपक्ष है, जो बीजेपी है, उन्होंने कहा कि अगर लॉकडाउन अगर उसका निर्णय होता है तो लॉकडाउन लगाने से पहले पूरी तैयारी करनी चाहिए। जैसे कि जो लोगों के रोजगार भी इसकी वजह से जो रोजगार मिस हो गए, वो रोजगार के लिए भी कुछ ना कुछ तरतूत होनी चाहिए। जैसे कोई फाइनेंशियल एड है वो लोगों को देनी चाहिए, ताकि लोगों का जो रोजगार है जो उनको नहीं मिलेगा उसके लिए भी कुछ तो उनको तरतूत रखनी चाहिए अगर लॉकडाउन की तरफ वो बढ़ते हैं तो। हालांकि जो एक्सपर्ट्स थे उस मीटिंग में, उनका कहना है कि 14 दिन का कड़क लॉकडाउन लगाना चाहिए, लेकिन सीएम का ये कहना है कि अगर पूरा 14 दिन नहीं तो कम से कम 8 दिन का तो लगाना ही चाहिए, क्योंकि सीएम ये कहते हैं कि एक तरफ हम रिलैक्सेशंस दे रहे हैं और एक तरफ कड़क निर्बंध लगा रहे हैं। ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं जा सकती। हमें अगर कड़क निर्बंध लगाना है या लॉकडाउन करना है, इस पे अभी निर्णय अभी तक तो हुआ नहीं है। लेकिन कल टास्क फोर्स की पूरी बैठक लेने वाले हैं सीएम, उसके बाद ही वो 2 दिनों के अंदर अपना निर्णय बताएंगे, जो भी निर्णय होगा। लेकिन जो अलायंस पार्टनर्स है उनका कहना है कि अगर जो कोरोना वायरस के बढ़ते मामले हैं उसको देखते हुए लॉकडाउन एक पर्याय है और लॉकडाउन की तरफ ही महाराष्ट्र बढ़ रहा है। लेकिन बीजेपी का इस पूरे लॉकडाउन के लिए समर्थन नहीं है, मनसे का भी पूरा समर्थन नहीं है पूरे लॉकडाउन के लिए। तो इसलिए ये अहम होगा कि सीएम क्या निर्णय लेते हैं, वो देखना अहम होगा। लेकिन सर्वपक्षीय दलों ने ये कहा है कि जो भी सीएम निर्णय लेंगे उसका हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसी के साथ सीएम को ये देखना भी चाहिए कि जो लोगों का रोजगार जो नहीं मिलेगा उसके लिए भी कुछ ना कुछ तरतूत होनी चाहिए। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र भयालकर के साथ पूर्वा चिटनिस, एनडीटीवी इंडिया। और पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई खबर। पश्चिम बंगाल की कूच बिहार में हुई चुनावी हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने किसी भी नेता के कूच बिहार में जाने पर रोक लगा दी है 72 घंटे तक। और हिंसा के बाद ममता बनर्जी ने ऐलान किया था, आपको याद हो, कि वो कूच बिहार जाएंगी। कूच बिहार में हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी। मनोरंजन भारती हमारे साथ मौजूद हैं, अगर पहले उनके पास चले जाते। ये बहुत जरूरी था, आप सुबह से खबर दिखा रहे थे जिस तरह से हिंसा हुई, कौन जिम्मेदार, किस तरह से देख रहे हैं चुनाव आयोग के फैसले को? यह चुनाव आयोग के फैसले को टीएमसी के नेता काफी विवादास्पद बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये गलत किया गया है। चीफ मिनिस्टर होने के नाते ममता बनर्जी को वहां जाने की इजाजत दिया जाना चाहिए। लेकिन जो स्टेटमेंट आया है इलेक्शन कमीशन का, उसमें
पूरा जिक्र किया है कि किस तरह से घटना हुई और किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज ने गोली चलाई। उसमें लिखा है कि अपनी जान बचाने के लिए और वहाँ जो वोटर लाइन में खड़े थे उनकी जान बचाने के लिए ये सब किया गया। लेकिन सच्चाई ये है कि एक तरह से एक लड़ाई चल रही है यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस वर्सेस जो है सिक्योरिटी फोर्सेज के बीच में, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, जिसको ममता बनर्जी पहले ही कह रही है कि ये दिल्ली की फोर्स है, इसका घेराव करो और ये हमें तंग कर रही है। तो ये लड़ाई चल रही है। और जो बंगाल में अभी का चुनाव हुआ है वो एक तरह से आप देख सकते हैं पूरी तरह से केंद्र बनाम राज्य की भी लड़ाई चल रही है, जो सेंट्रल केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच में भी। तो इस बीच में यदि ममता बनर्जी को अब जाने नहीं दिया जाएगा, कल तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेता से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये काफी विवादास्पद निर्णय है, ऐसा लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। एज ए सिटिंग चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को अधिकार है वहां जाने का, उन्होंने अनाउंस किया था और जानबूझ के उनको जाने नहीं दिया जा रहा। वो इलेक्शन कमीशन भी जाएंगे। हालांकि उनका कहना है कि हम 1000 से ज्यादा पिटीशन इलेक्शन कमीशन में दे चुके हैं, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं दे। लेकिन मनोज, अगर हम कहें कि मुख्यमंत्री को हम जानते हैं, अगर उन्होंने ऐलान कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे एक और बात कही गई है, चुनाव आयोग के जो आदेश आया कि जो अगले दौर की जो प्रचार होगा उसको भी 72 घंटे पहले ही समाप्त करना पड़ेगा। तो ममता बनर्जी को अगर जानते हुए अगर हम समझे, उनकी सरकार की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से कोई क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है? उनके एक टीएमसी के एक नेता से बात हुई, उन्होंने कहा कि दिस इज हाईली कंट्रोवर्शियल डिसीजन बाय ईसी। दोनों चीज के बारे में, एक तो आप प्रचार भी कम करने दे रहे हो, दूसरा आप हमारे लीडर को जाने नहीं दे रहे हो। चूंकि उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि मैं जाऊंगी, इसलिए आपने ऐसा ये निर्णय लिया है। तो ये जो लड़ाई चल रही है इलेक्शन कमीशन बनाम तृणमूल कांग्रेस, मुझे लगता है अगले 4 फेज तक ये ज्यादा इंटेंसिफाई ही होने वाली है। बिल्कुल, जो आपने कहा कि 4 फेज तक इंटेंसिफाई होने वाली है, चौथा चरण हो गया, लेकिन अब जो चरण बचे हैं, आपको लगता है कि ये कुछ अब और ज्यादा हिंसक या तनावपूर्ण प्रचार या दौर रहने वाले हैं वोट के? निधि, मैं ये मानता था कि जब 3 चरण निकल गए थे और बहुत सारे लोग खुश थे कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन चौथे चरण के बाद अब जो है पार्टियां अपने आप को एसेस करने वाली हैं कि वो कहां खड़ी हैं इस चुनाव में। और उसके बाद दोनों पार्टियां जो है अपने कैडर को मोबिलाइज करने के लिए दिन रात एक करेंगी। और मुझे लगता है निधि कि आने वाले दिनों में आप आगे के फेज में फिंगर क्रॉस करके रखिए। जिस ढंग से पैरामिलिट्री फोर्सेज का मूड है तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, जिस तरह तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विरोध है पैरामिलिट्री के साथ, मुझे लगता है कि आने वाले 4 फेज काफी कठिन होने वाले हैं। आज फिर किसान आंदोलनकारियों ने कृषि बिल के खिलाफ ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को 24 घंटे के लिए बंद किया। यहां से गुजरने वाले यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन तेज गर्मी में 4 महीने से परेशान किसान अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं। रविश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। आवागमन के लिए देश के सबसे तेज ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर शनिवार को किसान खाट लगाकर विरोध करते दिख रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 4 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों ने इस एक्सप्रेसवे को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया है। एक्सप्रेसवे को बंद करने से हजारों यात्री और ट्रक के पहिए थम गए हैं। किसानों का कहना है कि 4 महीने से किसान सड़क पर होने के बावजूद सरकार बातचीत तक नहीं कर रही है। उतनी ही दिक्कत आएगी जितनी हमको 4-5 महीने से सड़क पर बैठों को है, और वास्तव में बराबर ही दिक्कत उन्हें आती होगी। और इसके लिए जिम्मेदार है इस समय देश की तानाशाह सरकार, जिसका लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं है, किसानों मजदूरों की बात नहीं सुन रहे हैं। तो हम फिर सड़क पर बैठ कर के जो हमारे भाई रोड पर चल रहे हैं उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि हम देखो कैसे बैठे हैं, और वो लोग सब समझ रहे हैं और हमारे साथ हैं। गेहूं की कटाई और पंचायत चुनाव के चलते किसानों की तादाद घटी है, लेकिन अब हजारों किसान सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर अब भी धरने पर बैठे हैं। सरकार के साथ बातचीत बंद होने के चलते अब किसान नेता मई में इस आंदोलन को और तेज करने की रूपरेखा बना रहे हैं।
सरकार से कोई बातचीत नहीं हो रही है। बहुत वेट कर लिया, बहुत वेट कर लिए। हाँ। अब जो निपट ले जरा वहाँ से, इधर हम भी थोड़ी कटाई चल रही है और बीच में ना किसान चुनाव, पंचायत चुनाव बीच में घुसोड़ दिए हैं उसमें कटाई में भी। उसका थोड़ा बहुत है फर्क। उसके बाद मेरा किसान कितना आएगा उसका सीधा संसद कूच करेंगे, पैदल मार्च करेंगे और संयुक्त मोर्चा जो हमें तरीका उस हिसाब से चलेंगे। इस किसान आंदोलन का भविष्य क्या होगा इसके बारे में ना तो हमें पता है और ना ही खुद किसान नेताओं को पता है। उनको ये लगता है कि किसान आंदोलन एक ऐसी अंधेरी गुफा में दाखिल हो गया है जहां पर अभी अंधेरा ही है, रोशनी नहीं दिख रही है। अब सरकार की ओर से देखना होगा कि आखिर कब किसानों को बातचीत करने के लिए बुलाया जाता है और क्या कोई समाधान इस पूरे किसान आंदोलन का निकलता है कि नहीं। 5 राज्यों के चुनाव के बाद किसान नेता इस लड़ाई को निर्णायक बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन सरकार को इन किसानों से बातचीत करके इसका हल जल्द से जल्द निकालना चाहिए। ईस्टर्न पेरिफेरल से प्रेम सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और आगरा में सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है और 41 लोग घायल हो गए हैं। डीसीएम गाड़ी में सवार सभी लोग आगरा के ही रहने वाले थे, जो इटावा के लखना स्थित एक मंदिर में झंडा चढ़ाने जा रहे थे। आगरा से करीब 40 किलोमीटर दूर कसौआ गांव के पास गाड़ी 35 से 40 फुट गहरी खाई में पलट गई। करीब 1 दर्जन एम्बुलेंस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। साथ ही घायलों के अच्छा इलाज देने की बात भी कही है। और इस खबर के साथ अभी के लिए इतना ही।